आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था ऊष्मागतिक प्रायिकता। कल हमने ऊष्मागतिक प्रायिकता टॉपिक पढ़ने से पहले ऊष्मागतिक प्रायिकता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। और कल हमने बात की थी आज के लिए कि कल हम ऊष्मागतिक प्रायिकता को उदाहरण सहित समझेंगे। आज हम ऊष्मागतिक प्रायिकता को उदाहरण सहित समझेंगे। देखिए ऊष्मागतिक प्रायिकता के लिए उदाहरण लेंगे एक। ऊष्मागतिक प्रायिकता देखिए कल हमने पढ़ा था किसी निकाय की किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को उस निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। आज हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। हम एक निकाय को लेंगे और वह निकाय दो बॉक्स ए और बी से मिलकर बना हुआ होगा और उस निकाय में चार कण ए बी सी डी को हमें वितरित करना है। देखिए माना एक निकाय कल के आगे से है, माना एक निकाय दो बॉक्स ए व बी से मिलकर बना है। और इस निकाय में हमें चार कणों को वितरित करना है, जिसमें चार कण ए बी सी डी को हमें वितरित करना है। कणों को वितरित करने के संभव तरीके कौन कौन से होंगे? देखिए कौन कौन से तरीके हैं। यहाँ पर हम लेंगे बॉक्स ए और यहाँ पर हम लेंगे दूसरा बॉक्स बी। देखिए हमारे पास चार कण हैं। अगर हमने बॉक्स ए में एक कण को रख दिया तो बॉक्स बी में कितने कण जाएंगे? तीन कण जाएंगे। अगर हमने बॉक्स ए में दो कणों को रखा है तो बॉक्स बी में कितने कण जाएंगे? दो कण जाएंगे। अगर हमने बॉक्स ए में तीन कण रखे हैं तो बॉक्स बी में एक कण जाएगा। अगर हमने बॉक्स ए में चारों कण डाल दिए तो बॉक्स बी में जीरो कण जाएंगे। अगर बॉक्स ए में जीरो कण डाले हैं तो बॉक्स बी में चार कण जाएंगे। इसे हम ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 3 2 2 3 1 4 0 0 4। ये पांच विधियां इस निकाय की स्थूल अवस्था कहलाती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता की परिभाषा में हमने दो शब्द काम में लिए हैं। एक तो लिया है स्थूल अवस्था और दूसरा लिया है सूक्ष्म अवस्था। उस समय हमने स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्थाओं को परिभाषित नहीं किया था। अब हम स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्थाओं को भी साथ साथ में परिभाषित करेंगे। ऊष्मागतिक प्रायिकता की परिभाषा ये थी, किसी निकाय की किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत
सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। अब ये जो पांचों विधियां हमें दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों विधियां इस निकाय के लिए स्थूल अवस्था कहलाती है। अतः 5 विधियां निकाय की स्थूल अवस्थाएं हैं। अतः 5 विधियां निकाय की स्थूल अवस्थाएं हैं। देखिए, उदाहरण के लिए एक दी गई स्थूल अवस्था में कई अन्य अवस्थाएं भी संभव है। अगर हम इस एक उदाहरण को ले लें, इस एक स्थूल अवस्था के उदाहरण से इसमें कई अन्य विधियां भी शामिल है, वो भी देखिए। उदाहरण के लिए एक दी गई स्थूल अवस्था में कई अन्य अवस्थाएं शामिल है। अन्य अवस्थाएं संभव है। कौन कौन से देखेंगे? देखिए, ये तो ले लेंगे हम बॉक्स ए और ये ले लेंगे हम बॉक्स बी। हमने स्थूल अवस्था कौन सी ली है? 1, 3 ये ली है। देखिए, 1, 3 के अनुसार हम 4 कणों को वितरित करेंगे। स्थूल अवस्था 1, 3 के लिए अन्य विधियां देखिए। अगर हमने बॉक्स ए में ए कण को भेज दिया है, 4 कण थे हमारे पास, ये देखिए ए बी सी डी 4 कण है। अगर हमने बॉक्स ए में इस कण को भेज दिया तो बॉक्स बी में कौन कौन से कण जाएंगे? एक तो जाएगा बी, एक जाएगा सी, एक जाएगा डी। अगर हमने बॉक्स ए में बी कण को भेज दिया तो बॉक्स बी में कौन कौन से कण जाएंगे? एक तो जाएगा ए, एक जाएगा सी, एक जाएगा डी। अगर हमने बॉक्स ए में सी कण को भेज दिया है तो बॉक्स बी में जाएगा एक तो ए, एक जाएगा बी, एक जाएगा डी। अगर हमने बॉक्स ए में डी कण को भेज दिया है तो बॉक्स ए में जाएगा ए और जाएगा बी और जाएगा सी। इसे हम इस प्रकार भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ए, बी, सी, डी। यहाँ पर लिख सकते हैं बी, ए, सी, डी। यहाँ पर लिख सकते हैं सी, ए, बी, डी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी, ए, बी, सी। अन्य 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? ये स्थूल अवस्था 1, 3 की सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। ये जो अन्य 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं, अन्य 4 अवस्थाएं, अन्य 4 अवस्थाएं स्थूल अवस्था 1, 3 की
सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। अतः 1-3 स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता किसके समानुपाती होगी? 4 के समानुपाती होंगी। स्थूल अवस्था 1-3 की ऊष्मागतिक प्रायिकता 4 के समानुपाती होगी। देखिए, स्थूल अवस्था 1-3 की ऊष्मागतिक प्रायिकता 4 के समानुपाती होती है। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? P13 प्रोपोर्शनल टू 4। देखिए, एक हम अन्य उदाहरण और लेंगे 2,2। देखिए, इसी प्रकार इसी प्रकार 2,2 स्थूल अवस्था के लिए देखिए, पहला बॉक्स हमारा कौन सा था? बॉक्स ए था। दूसरा बॉक्स कौन था? बॉक्स बी था। पहले बॉक्स में अगर हमने ए और बी कणों को रखा है तो दूसरे बॉक्स में कौन कौन से कण जाएंगे? सी और डी जाएंगे। अगर हमने पहले बॉक्स में ए और सी कण को रखा है तो दूसरे बॉक्स में बी और डी कण जाएंगे। अगर हमने पहले बॉक्स में ए और डी कण को रखा है तो दूसरे बॉक्स में बी और सी कण जाएंगे। अगर हमने पहले बॉक्स में बी और सी कण को रखा है तो दूसरे बॉक्स में ए और डी कण जाएगा। अगर हमने पहले बॉक्स में बी और डी कण को रखा है तो दूसरे बॉक्स में ए और सी कण जाएगा। अगर हमने पहले बॉक्स में सी और डी कण को रखा है तो दूसरे बॉक्स में ए और बी कण जाएंगे। अतः स्थूल अवस्था 2,2 की ऊष्मागतिक प्रायिकता 1, 2, 3, 4, 5, 6 के समानुपाती होती है। और अब देखिए, माना एक स्थूल अवस्था में प्रथम कोष्ठिका में N1, द्वितीय में N2 ... कण उपस्थित हो तो ऊष्मागतिक प्रायिकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता का अब हम सूत्र लिखेंगे। अब हमें यह पता चल गया है कि ऊष्मागतिक प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। ये जो हमने दोनों उदाहरण दिए हैं,
पहला उदाहरण था स्थूल अवस्था 1,3 के लिए और दूसरा उदाहरण हमारा था स्थूल अवस्था 2,2 के लिए। इन दोनों स्थूल अवस्थाओं के उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊष्मागतिक प्रायिकता का सूत्र कौन सा होगा। आइए अब हम ऊष्मागतिक प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। देखिए, माना एक स्थूल अवस्था में प्रथम कोष्ठिका में N1 और द्वितीय कोष्ठिका में N2 तीसरी कोष्ठिका में N3, चौथी कोष्ठिका में N4 और nवीं कोष्ठिका में N कण उपस्थित है। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। देखिए सूत्र कौन सा है, P बराबर जितनी कोष्ठिकाएं हैं उन सभी कोष्ठिकाओं का फैक्टोरियल कर दो ऊपर और बट्टा में प्रत्येक कोष्ठिका में कणों की संख्या का फैक्टोरियल करते जाओ और गुणा करते जाओ। समीकरण नंबर 3। अगर n का मान है N1 N2 प्लस Ni, समीकरण नंबर 4, तो हम इससे इस प्रकार लिख सकते हैं P बराबर फैक्टोरियल n बटा, ये किसका चिन्ह है, पाई, यहाँ पर योग का चिन्ह है, पाई फैक्टोरियल Ni। याद रखना ये पाई यहाँ 3.1422/7 वाला पाई नहीं है। पाई को हम योग में समेशन की जगह भी प्रयुक्त कर सकते हैं। समीकरण नंबर 4 तक। देखिए यह था हमारा टॉपिक ऊष्मागतिक प्रायिकता। आगे देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे जिनका हम बार बार नाम ले रहे हैं और जिन्हें हम इस लेसन में पाठ में जगह जगह प्रयुक्त करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं उनको अब हम डिफाइन करेंगे। देखिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला टॉपिक है हमारा निकाय।
निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए निकाय किसे कहते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड या आकाश में एक ऐसा परिमित क्षेत्र यानी निश्चित स्थान जहां एक विचाराधीन पदार्थ रखा गया है। सामान्यतः निकाय की सीमाएं वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती है। देखिए संपूर्ण आकाश में मान लीजिए हमारे इस कमरे में एक पदार्थ रखा गया है जो विचाराधीन है, तो संपूर्ण आकाश के लिए हमारा कमरा एक निकाय कहलाता है। या हम इसे यूं डिफाइन भी कर सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जिससे हमें जिस स्थान को हम प्रयोग करने के लिए चुनते हैं वो भी एक निकाय है। या हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि विद्यालय या महाविद्यालय में हमारी भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला भी एक निकाय है, क्योंकि संपूर्ण आकाश में हमने उस स्थान को चुना है जिसमें कोई विचाराधीन पदार्थ रखा है, उसको हम निकाय से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसे निकाय या सिस्टम या इसे तंत्र भी कहते हैं। देखिए आकाश में एक ऐसा परिमित क्षेत्र जिसमें एक विचाराधीन पदार्थ रखा गया हो, निकाय कहलाता है। सामान्यतः निकाय की सीमाएं काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है। अगला टॉपिक है साम्यावस्था। साम्यावस्था देखिए बाह्य वातावरण से अलग वि आयतन की गैस की स्थायी अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था में निकाय के सभी भागों में ताप तथा दाब समान रहता है तथा यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। बाह्य वातावरण से अलग वि आयतन की गैस की स्थायी अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। साम्यावस्था में
निकाय के सभी भागों में ताप तथा दाब समान रहता है। तथा यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। यह थी हमारी साम्यावस्था। इसके बाद है ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी ऊष्मागतिकी। अब हम ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी ऊष्मागतिकी दोनों पढ़ेंगे। साथ ही हम ऊष्मागतिकी में सामान्यतः स्थूल अवस्था जैसे दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी आदि होती है। इनके मध्य तथा इनका अध्ययन जिसमें किया जाता है वो ऊष्मागतिकी कहलाती है। ये स्थूल राशियां कैसे प्राप्त हुई इनके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया, जबकि सांख्यिकी ऊष्मागतिकी में प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्म अवस्थाएं मिलकर ही स्थूल अवस्था का निर्माण करती है। अर्थात सांख्यिकी ऊष्मागतिकी से ही ऊष्मागतिकी बनी है। अतः ऊष्मागतिकी सरल प्रक्रिया है, जबकि सांख्यिकी ऊष्मागतिकी यथार्थ ऊष्मागतिकी है। देखिए स्थूल अवस्था को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दाब, आयतन, तापमान, एंट्रोपी आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगली हेडिंग लगाइए, ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी ऊष्मागतिकी। 3 नंबर है। ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी ऊष्मागतिकी। तथा सांख्यिकी ऊष्मागतिकी। देखिए ऊष्मागतिकी में सामान्यतः स्थूल अवस्था, ऊष्मागतिकी में सामान्यतया ऊष्मागतिकी में सामान्यतया स्थूल अवस्था जैसे दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी आदि का अध्ययन किया जाता है।
ये राशियां कैसे उत्पन्न हुई, इनके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया। ये राशियां कैसे उत्पन्न हुई, इनके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आधा ये टॉपिक और इससे अगला टॉपिक कल हम अध्ययन करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।